हेलो, मैं शाहनवाज आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं और मैं कंटिन्यू कर रहा हूं चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड मैटर की। और इससे रिलेटेड 8 लेक्चर हो चुके हैं और इस 9th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म थर्मल कंडक्टिविटी। जैसा कि हमने पढ़ा बेसिकली हीट ट्रांसफ़र के बारे में लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता है या हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, किस मीडियम से होता है, किस पर्टिकुलर फॉर्म में होता है। अब बात है इस हीट ट्रांसफ़र के बारे में थोड़ी और जानने की। एक्चुअल में जब हम देखते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होता है किसी पर्टिकुलर मटेरियल में, तो किसी मटेरियल में बहुत तेज़ी से होता है, किसी मटेरियल में थोड़ा स्लो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सामने इस ग्लास दो हैंड नज़र आ रहे हैं और इन दोनों हैंड ने हाथ में कुछ पकड़ के रखा हुआ है। सपोज़ ग्लास है या कैन है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि ये सपोज़ कोई कैन है जो मेटल की कैन है, इसके अंदर सपोज़ कोई कोल्ड ड्रिंक फिल है, और सपोज़ ये दूसरा जो है एक ग्लास है जिसके अंदर सपोज़ कोई कोल्ड वाटर भरा हुआ है। लेट अस कंसिडर कि ये जो आपने अक्सर देखा होगा या महसूस किया होगा कि ये जो कैन है जो नॉर्मली मेटल की बनी हुई होती है, या फिर अगर इस ग्लास की मैं बात करूँ, जो ग्लास सपोज डिस्पोजल का है या फिर कागज़ वगैरह का बना हुआ होता है जिसमें नॉर्मली हम लोग अभी चाय वगैरह पीते हैं। तो इस तरह के मटेरियल में आप ये फील करेंगे कि आपको इस कैन के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक फिल्ड है ना, वो अगर ठंडी है तो आपको ज़्यादा ठंडा महसूस होगा, रैदर देन अगर इस ग्लास में अगर कोई गर्म चाय है या फिर ठंडा पानी है तो आपको इसकी ठंडक या इसकी कोल्डनेस जो है वो थोड़ी कम महसूस होगी। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है? इट मीन्स कि यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वो मेटल के हिसाब से या फिर मटेरियल के हिसाब से वेरी कर रही है। सो ऑब्वियसली हीट एनर्जी अगर ट्रांसफ़र होगी तो उस पर वो किस पर्टिकुलर मटेरियल से ट्रांसफ़र हो रही है या फिर किस मटेरियल के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। तो इस लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं इसे। सो थर्मल कंडक्टिविटी इज बेसिकली डिफाइंड एज इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट द हीट थ्रू इट इज नोन एज अ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? किसी मटेरियल की एबिलिटी है, किसी मटेरियल की स्पेशलिटी है कि वो कितनी जल्दी अपने में से हीट को ट्रांसफ़र करेगा। समझ पा रहे हैं आप? कितनी जल्दी अपने में से हीट को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो ये एक मटेरियल की एबिलिटी हो गई थर्मल कंडक्टिविटी। कोई मटेरियल अगर ज़्यादा जल्दी हीट को ट्रांसफ़र करेगा, इट मीन्स अगर वो सपोज़ किसी हॉट हॉट पर्टिकुलर मटेरियल के कांटेक्ट में रखा हुआ है या फिर किसी हॉट बॉडी के कांटेक्ट में रखा हुआ है, या फिर सपोज़ अगर आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हो और वो जल्दी से गर्म हो जाता है, और कोई एक ऐसा मटेरियल है जो थोड़ा सा देर से गर्म होता है अगर आप उसे हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो ज़्यादा जल्दी गर्म होगा आप कहेंगे कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। भाई ज़्यादा जल्दी से थर्मल एनर्जी का कंडक्शन कर देता है। और सपोज़ कोई दूसरा ऐसा मटेरियल है जो जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी गर्म नहीं हो रहा है, जब आप उसको सेम टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, सेम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इसकी थर्मल एनर्जी या सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कम है। ये थर्मल एनर्जी का कंडक्शन काफ़ी स्लो करता है, ठीक है, या फिर धीरे धीरे करता है। तो यहाँ पर हीट कंडक्शन इज बेसिकली डिफाइंड एज अ टाइम रेट ऑफ हीट फ्लो इन द मटेरियल फॉर गिवन टेम्परेचर डिफरेंस। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि कोई मटेरियल जल्दी गर्म होगा या फिर जल्दी हीट का ट्रांसफ़र करेगा, कोई मटेरियल देर से गर्म होगा, देर से हीट का ट्रांसफ़र करेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि कोई मटेरियल कितनी जल्दी या कितना फास्ट हीट का कंडक्ट कर रहा है, या कोई मटेरियल कितना स्लो हीट का कंडक्शन कर रहा है। तो अगर हम इसे देखें तो हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। सो हीट कंडक्शन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ हीट फ्लो, है ना। तो हीट कंडक्शन या थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली क्या डिफाइन कर रही है? टाइम रेट ऑफ हीट फ्लो, कि कितने पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, या मैं ऐसा कहूँ कि कितना फास्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि हीट एनर्जी एक पर्टिकुलर सेकंड में कितनी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। सो इसे हम कहेंगे कि टाइम रेट ऑफ हीट फ्लो इन द मटेरियल फॉर द गिवन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। और गिवन टेम्परेचर डिफरेंस हमें क्लियर है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी हीट का फ्लो होता है। तो हम सपोज़ इस एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। सपोज़ आपको सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें क्या है? सपोज़ दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है। सपोज़ इस बॉडी का टेम्परेचर है T1 और इस बॉडी का टेम्परेचर है T2, और ऑब्वियसली ये दोनों टेम्परेचर T1 और T2 क्या है? अलग अलग हैं। यहाँ पर सपोज T1 इज़ ग्रेटर देन T2, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। अब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इट मीन्स कि T1 की वैल्यू ज़्यादा है, T2 की वैल्यू कम है। और सपोज इन दोनों बॉडीज़ का कनेक्शन आपने क्या किया, किसी मेटलिक रॉड से कर दिया है। ये क्या है, एक मेटलिक रॉड है। इस मेटलिक रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सपोज क्या है, दैट इज़ ए, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल। तो यहाँ पर मेटलिक रॉड का हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया कि सपोज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए और इसकी लेंथ है एल, और इस क्रॉस सेक्शन ए और लेंथ एल वाली रॉड से आपने क्या किया, इन दोनों बॉडीज़ को कनेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली ये मेटल की रॉड है तो इससे क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। तो हीट का एनर्जी का फ्लो कैसा होगा, ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, इस तरह से हीट एनर्जी यहाँ से फ्लो होगी। अब इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कब तक फ्लो होगी, तो हम जानते हैं ये तब तक फ्लो होगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। T1 और T2 क्या हो जाए, जब तक इक्वल नहीं हो जाए तब तक हीट का फ्लो होता रहेगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली हीट कंडक्टिविटी हमें ये शो करती है, या फिर थर्मल कंडक्टिविटी ये शो करती है कि कितनी जल्दी ये दोनों टेम्परेचर एक जैसे हो जाएंगे। सिंपल टर्म्स में कितनी जल्दी ये दोनों टेम्परेचर एक जैसे हो जाएंगे, या फिर कितना फास्ट टेम्परेचर का या कितना फास्ट हीट एनर्जी का फ्लो होगा इस मटेरियल रॉड से या इस मेटल रॉड से। ठीक है, सो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि थर्मल कंडक्टिविटी को या फिर हीट कंडक्शन को नॉर्मली रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, या फिर हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटरवल। और हीट एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर चेंज इन द हीट एनर्जी, कि बेसिकली कितना हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है। तो बेसिकली ये डिफाइन कर सकते हैं हम चेंज इन द हीट एनर्जी, दैट इज़ बेसिकली डेल क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम पीरियड, कि कितना टाइम पीरियड इसने लिया है हीट एनर्जी को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए। और इसे नॉर्मली हम और डिफाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मेटलिक रॉड के स्ट्रक्चर के टर्म्स में, कि सपोज़ ये इक्वल होगा एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मेटलिक रॉड मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस। इन दोनों रॉड के जो दो एंड्स हैं, इन दोनों एंड्स का टेम्परेचर डिफरेंस, ऑब्वियसली यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर T2 है, तो इसके दोनों रॉड के दोनों एंड्स का टेम्परेचर डिफरेंस होगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रॉड। अब देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि इस फॉर्मूले से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इस रॉड के क्रॉस सेक्शन एरिया पर, इस रॉड की लेंथ पर, और इस रॉड के दोनों एंड के टेम्परेचर डिफरेंस पर। सो अगर हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को थोड़ा सा आर से अगर डिनोट करें तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इस रॉड का, उतनी जल्दी यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी, उतनी फास्ट यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी। और क्या पता चल रहा है, और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो लेंथ है इस रॉड की उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि इट मीन्स जितनी बड़ी रॉड होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हीट को ट्रांसफ़र होने में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, या फिर टेम्परेचर T1 से T2 की तरफ, या फिर इस बॉडी A से B की तरफ। ठीक है, और सेकंड थिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो टेम्परेचर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है वो डिपेंड कर रहा है इस टेम्परेचर डिफरेंस पर भी, टेम्परेचर डिफरेंस पर। इट मीन्स इसमें अगर डेल टी से डिनोट कर रहा हूँ, डेल टी से T1 माइनस T2 को अगर हम डेल टी से डिनोट कर रहे हैं, इट मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र उतना ज़्यादा होगा। इट मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा T1 और T2 में, उतनी ज़्यादा स्पीड से या उतना ज़्यादा फास्टली हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी A से B की तरफ। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि हीट ट्रांसफ़र जो है या फिर हीट एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो जिस मटेरियल से ट्रांसफ़र हो रही है, जिस भी मीडियम से ट्रांसफ़र हो रही है, उस मीडियम के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और इम्पॉर्टेंट थिंग, स्ट्रक्चर इट मीन्स उसकी लेंथ उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। और इम्पॉर्टेंट थिंग, उस जिस मटेरियल से वो ट्रांसफ़र हो रही है या जिस मीडियम से ट्रांसफ़र हो रही है उसके दोनों एंड्स के टेम्परेचर पर या उन दोनों एंड्स के टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर अभी हमने आर के बजाय इसे डिफाइन किया है एच से, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को डिफाइन किया है एच से। और आप देख सकते हैं इस एच का जो फार्मूला होगा एच इज़ इक्वल्स टू के ए डेल टी डिवाइडेड बाय एल। नॉर्मली रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को एच से ही डिफाइन किया जाता है, आर अभी हमने आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू या फिर चीज़ों को समझाने के लिए यूज़ किया था। बट नॉर्मली जब आप रेट ऑफ ट्रांसफ़र हीट ट्रांसफ़र बताएंगे तो उसे हमेशा कैपिटल एच से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो एच है वो किसके इक्वल है, के ए इंटू डेल टी। और ऑब्वियसली ये वाला जो पोर्शन है वो किसके इक्वल है, क्यू डेल क्यू बाई डेल टी के। तो हम डिफाइन कर सकते हैं एच इज़ इक्वल्स टू क्यू बाई टी, एच इज़ इक्वल्स टू क्यू बाई टी।
या हीट ट्रांसफ़र को अगर हम डिफ़ाइन करें थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, या सॉरी मैं यहीं पे डिफ़ाइन करता हूँ, Q इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा H इंटू टी, और H की जगह हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू ए डेल टी डिवाइडेड बाई एल और T। तो यहाँ से हम कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल है, टी के। इट मीन्स जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी ज़्यादा ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी। जबकि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो डेल्टी कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर डिफरेंस बना रहे, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिफरेंस बना नहीं रहा, टेम्परेचर डिफरेंस ज़ीरो हो गया, तो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफ़र भी रुक जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हीट ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट, कि एक्चुअल में हीट एनर्जी अगर ट्रांसफ़र हो रही है किसी मीडियम से तो किस मीडियम से होगी, और इम्पॉर्टेंट थिंग उस मीडियम का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, या फिर मीडियम के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक और टर्म है, दैट इज़ के। ये के बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस के। व्हाट इज़ दिस के? सो के इज़ नोन एज अ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, के को नॉर्मली कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। के की जो वैल्यू है वो नॉर्मली मटेरियल पे डिपेंड करती है। जैसा फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अलग अलग मटेरियल के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी भी अलग अलग होती है। क्यों? जैसे मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि सपोज़ दो ग्लास हैं, या एक केन है, एक मेटल की केन है और दूसरी कागज़ का ग्लास है। तो मेटल की गेंद जल्दी जो गर्म होगी बजाय कागज़ के ग्लास के। या फिर आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपने एक सेम किसी पर्टिकुलर लकड़ी को या फिर किसी मेटलिक रॉड को, दोनों को किसी टेम्परेचर के अगेंस्ट में रख दिया है, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि मेटल रॉड जल्दी गर्म हो जाती है बजाय लकड़ी के या फिर वुड के। तो इसी तरह से यहाँ पर जो के होता है वो बेसिकली क्या डिफाइन करता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और ये के जो है वो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल की बात हो रही है या फिर किस मटेरियल से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। इसलिए हर मटेरियल का जो के है या कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के इम्प्लाइज दैट मटेरियल विल कंडक्ट द हीट मोर रैपिडली। ठीक है, हमने देख लिया ऑलरेडी हीट ट्रांसफ़र से, या फिर हमने एच के फॉर्मूले से ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके थे कि यहाँ पर जो एच है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है के भी। इट मीन्स के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र उतना ज़्यादा होगा। या यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, हीट ट्रांसफ़र क्यू जो है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज प्रोपोर्शनल टू द के। इट मीन्स के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अमाउंट का यहाँ पर हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। वो मटेरियल, जिस मटेरियल का के की वैल्यू ज़्यादा होगी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो मटेरियल उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकेगा फॉर अ गिवन टाइम। ठीक है, सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, नॉर्मली ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के इम्प्लाइज द मटेरियल विल कंडक्ट हीट मोर रैपिडली। एसआई यूनिट ऑफ के इज़ नॉर्मली क्या होती है, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, या फिर हम इसको वाट पर मीटर पर केल्विन भी डिफाइन कर सकते हैं। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो नॉर्मली होती है MLT-3 K-1। अब द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वेरी स्लाइटली विद द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भी इसकी वैल्यू थोड़ी सी स्लाइटली चेंज हो सकती है। इट मीन्स कि जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है या सराउंडिंग टेम्परेचर है किसी पर्टिकुलर मटेरियल के अगेंस्ट में, उस टेम्परेचर पर भी इस के की वैल्यू डिपेंड करती है। इट मीन्स एक ही पर्टिकुलर मटेरियल के की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर लेवल पर अलग अलग हो सकती है। ठीक, सो बट इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट ओवर द नॉर्मल टेम्परेचर रेंज। ठीक है, बट नॉर्मल टेम्परेचर रेंज पर हम इसकी वैल्यू हमेशा क्या रखते हैं, कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम देखें कि इस इक्वेशन में जो हमारे पास जो टर्म आई थी डेल टी बाई एल, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कांस्टेंट रख है और सपोज उसकी लेंथ को हम वेरी कर सकते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस और लेंथ का जो रेशो है, टेम्परेचर डिफरेंस और लेंथ का जो रेशो है डेल टी बाई एल इज़ नोन एज ए टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। सो क्योंकि अगर यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर इससे के की अगर वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाहें, तो लेट अस कंसीडर कि कोई मटेरियल है या कोई रॉड है या कोई ऐसा मीडियम है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज क्या है, यूनिटी है। सपोज इसकी लेंथ भी हमने क्या कंसिडर की है, यूनिटी कंसिडर की है। और सपोज जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो T1 माइनस T2 जो है, वो टेम्परेचर डिफरेंस भी कितना है, यूनिटी है। ठीक है, तो उस केस में अगर हमने सभी की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दी, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, और टाइम पीरियड भी अगर हमने यूनिटी कंसिडर कर लिया है, तो इस केस में Q इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। Q इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा के। सो देन Q विल बी इक्वल टू द के।
तो हम कह सकते हैं यहाँ से हम K इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं. द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लो पर यूनिट टाइम, है ना. Q क्या डिफाइन कर रहा है? Q इज अ क्वांटिटी ऑफ हीट. सो Q इज बेसिकली K क्या डिफाइन कर रहा है? Q इज बेसिकली इक्वल टू K. ये कब आया? जब किसी पर्टिकुलर मटेरियल जिससे आप, या कोई मीडियम जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1, इसकी लेंथ भी आपने 1 कंसिडर की है, और जितना टाइम पीरियड इसको लग रहा है हीट एनर्जी को यहाँ से यहाँ फ्लो होने में, वो भी कितना है 1, और इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है T1 माइनस T2, इसे भी आपने कंसिडर किया है 1. तो देखिए उस केस में, इस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगा वो बेसिकली इक्वल टू होगा उस पर्टिकुलर मटेरियल के थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के इक्वल. सो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल में बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट Q दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम. T की वैल्यू 1 है यहाँ पर, दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम थ्रो अ यूनिट क्यूब. ऑब्वियसली लेंथ की वैल्यू भी 1 हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 हो गया, तो ये एक रॉड ना रहकर ये क्या हो जाएगा, एक क्यूब कंसिडर कर सकते हैं हम इसे. ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूनिट क्यूब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 कब आएगा, जब इसकी लेंथ और विड्थ दोनों 1 हो, और ऑब्वियसली इसकी हाइट भी सपोज 1 है. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बेसिकली एक ऐसे मटेरियल से, एक ऐसे मीडियम से हीट का ट्रांसफ़र जिसका वॉल्यूम क्या है, जो बेसिकली एक क्यूब है, जो बेसिकली क्या है, एक क्यूब है, और उस क्यूब से पर यूनिट टाइम में जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, वही क्या होगी, उस पर्टिकुलर मटेरियल की या उस पर्टिकुलर मीडियम की कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगी. ठीक है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, hence the coefficient of thermal conductivity of material may be defined as the quantity of heat that flows per unit time through a unit cube of a material when its opposite phases are kept at the temperature difference of 1 डिग्री. ठीक है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जबकि उस क्यूब के दोनों फेजेस, उस क्यूब के जो दोनों फेजेस हैं, उन दोनों फेजेस का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, या फिर यूनिटी होना चाहिए. सो फाइनली हमने देखा कि थर्मल कंडक्टिविटी है क्या, ये किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, और हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र कब फास्ट होगा, कब स्लो होगा, ये सारी चीज़ें आज हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में देख लिया. आई होप आपको समझ में आया होगा. काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था. इसे एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके डाउट्स, आपकी क्यूरीज जो हैं वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू, थैंक्स अगेन.